जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आपकी जो सीरीज चल रही है अंतिम प्रहार की, जिसमें हम मैराथन क्लास में आज जो आपके टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस में लेकर आती हूँ, आज उसकी क्लास नंबर 9 है। आज हम क्लास नंबर 9 को देखेंगे। क्लास नंबर 9 में आगे के मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जो 160 कल हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए थे, 160 से आगे के आज के क्वेश्चन आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। सारे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, रिवीजन क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, और इनमें मिक्स्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सब टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ताकि हर टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकें, उनका रिवीजन कर सकें। इसके लिए ये क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। ये सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी क्लास हमारी #9 नंबर की क्लास चल रही है। इससे पहले 8 क्लासेस डल चुकी हैं। अगर उनमें से वो क्लासेस पुरानी क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देखें, उन क्लासेस को कंप्लीट करते हुए चलें, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना बेस क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ क्लास को लाइक किया करें, ताकि आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम और भी अच्छी क्लासेस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन ज़रूर मिल सके। तो हमारी जो महिला सुपरवाइज़र पर्यवेक्षक की जो क्लासेस हैं, इसमें हमारे मिक्स्ड आपके 50 क्वेश्चंस आपको डेली देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करें, और सबसे पहले सब लोगों के साथ शेयर कर दें। आपके जो भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे भी आप शेयर करते हैं, वहाँ पे प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि सब तक इतनी इम्पोर्टेंट क्लास जो क्वेश्चंस मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लासेस चल रही है वो सब तक पहुंच सके। चलिए क्लास स्टार्ट कर दी है मैंने, अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ, तो फटाफट अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दें क्लास को। जल्दी से आप लोग सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। हर क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड ज़रूर दूंगी मैं आपको, ताकि आप 15 सेकेंड के अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें कि आप क्या आंसर लगा रहे हैं। और आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करेंगे। सबको ही आंसर देते हुए चलना है और सबको ही आंसर करते हुए भी चलना है, ये नहीं कि आप लोग आंसर नहीं करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार का भोजन से बचना चाहिए। जो गर्भवती स्त्री होती है उसको अपने भोजन की जो आहार है, इनमें से किसका भोजन नहीं, क्या भोजन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन, जो जंक फूड होता है वो, या मसालेदार और तेलीय रस वाले ग्रेवी वाले जो भोजन है उनसे बचना चाहिए, या उपरोक्त इन प्रकार के सभी भोजनों से बचना चाहिए। चलिए 15 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में डालने से स्टार्ट कर दीजिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए कि आप आंसर क्या देने वाले हैं इन क्वेश्चन का। चलिए जल्दी से देखते हैं कौन कौन क्या क्या आंसर लगाते हुए चल रहा है। आई होप आप सब लोग सही आंसर लगाते हुए चलेंगे। देखते हैं आपके आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से आंसर कर दीजिए कि आपका आंसर क्या आने वाला है। सब लोग आंसर लगा दीजिए क्वेश्चन का। चलिए टाइम भी खत्म हो चुका है, 15 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो गर्भवती स्त्री होती हैं उन्हें बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए, ताज़ा भोजन करना चाहिए। ताज़ा भोजन करने से उनके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जंक फूड मतलब जो बाहर के ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। जो चिप्स वगैरह होती हैं जो मार्केट में मिलती हैं उनका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें कम खाना चाहिए। ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा तेलीय मतलब जो ऑयली फूड होते हैं उनको भी कम खाना चाहिए। खाइए अगर आपका मन है, मगर कम क्वांटिटी में खाइए, ये नहीं कि बिल्कुल भरपेट उन्हीं से खाना है। मसालेदार जो ग्रेवी वाले जो खाना होता है उन्हें कम खाना है। तो इस टाइप से जो आप भोजन ले रही हैं गर्भवती स्त्री, उनको सब इस टाइप का भोजन नहीं खाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित जो अनुमति कितनी होती है, मतलब एक जो महिला है उसे कितना कैल्शियम प्रतिदिन लेना होगा, है ना। क्योंकि जब गर्भवती जो स्त्री होती है उसके साथ साथ शिशु भी रहता है, तो दोनों को कैल्शियम की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे कितने कैल्शियम की आवश्यकता होगी। अब जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर। 600 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम या 700 मिलीग्राम। चलिए 15 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं आपका ऑप्शन क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो जो आपका ICMR है 2010 के अनुसार पूछा गया है, तो 2010 के अनुसार इसका आंसर दीजिएगा कि कितना कैल्शियम की आवश्यकता होगी प्रतिदिन एक गर्भवती स्त्री को। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। आपके 15 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 600 आपका मिलीग्राम। कितना? 600 मिलीग्राम आपको प्रति डे, है ना। आपको डेली ही क्या चाहिए, आपको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ये थोड़े से जो आपके कैल्शियम वगैरह आयरन वगैरह की जो डिजिट आएंगी उनको अच्छे से याद रखते हुए चलेगा, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से लगा सकें। तो कैल्शियम पूछे तो कितना आंसर लगाना है हमारे लिए? 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। कितना? 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कारात्मक प्रभावों में शामिल है। अगर आयरन की कमी से जो एनीमिया हो रहा है, मतलब रक्त की कमी हो रही है शरीर में, तो प्रभावों में शामिल है। क्या शामिल है? निढालता, बेचैनी और क्षीण कार्य प्रदर्शन, ताप नियंत्रण में गड़बड़ी यानी आपका बीपी हाई या लो हो सकता है, मातृ एवं प्रसव पूर्व मरणशीलता, रुणनशीलता में वृद्धि, उपरोक्त में से सभी। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है तो आपको क्या प्रभाव इसमें देखने को मिलता है? अब जल्दी से देख, बेचैनी होगी, आपको बेचैनी देखने को मिलेगी, आपके क्षीणपन, चक्कर आने लगेंगे, आप ताप नियंत्रण में गड़बड़ी हो जाएगी, बीपी लो या हाई होने लगेगा आपका, मातृ प्रसव पूर्व मरणशीलता, रुणनशीलता, आपको घबराहट वगैरह देखने को मिलेगी, उपरोक्त में से सभी। चलिए आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। क्या आंसर लगा रहे हैं? आपके पास 10 सेकेंड बचे हैं, अब 9 सेकेंड। जल्दी जल्दी आंसर लगाते हुए चलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। चलिए इसे आंसर लगाते हुए चलिएगा। क्या आंसर आप लोग लगा रहे हैं? फटाक से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका उपयुक्त में से सभी आ जाएगा। देखिए, आयरन की कमी होने से एनीमिया आपका रोग हो जाता है। मतलब आपके शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो शरीर में आपके खून की कमी हो जाती है, ब्लड रक्त हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? ताप नियंत्रण में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी होगी तो उसके कारण क्या हो जाएगा? आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो या हाई की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, आपको घबराहट होने लगेगा, चक्कर वगैरह आने लगेंगे। तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भावस्था के दौरान के कारण आधारी जो आपका चयापचयी जो क्रियाएं होती हैं, वृद्धि होती है, वो कैसी होती है? आपको इसके बारे में बताएं। त्वरित ऊतक जो आपका संश्लेषण होता है, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होती है, हृदय वाहिका एवं फुसफुसीय कार्य में वृद्धि होती है, उपरोक्त में से सभी। अब आपको इसका आंसर देना है कि अगर गर्भावस्था के दौरान आपके जो आधारीय चयापचय क्रिया में वृद्धि हो गई है, मतलब आपके जो पाचन क्रिया, जो चयापचय क्रिया है आपके शरीर में होने वाली, उनमें अगर वृद्धि हो गई तो क्या होगा? त्वरित ऊतक संश्लेषण होने लगेगी, मतलब त्वरित फटाफट ऊतकों का संश्लेषण होने लगेगा, बिल्कुल तुरंत। सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी, जो ऊतकों का जो द्रव्यमान होता है उसमें क्या वृद्धि हो जाएगी। आपके जो हृदय वाहिका एवं फुसफुस यानी जो आपके फेफड़े होते हैं उनके कार्य में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि देखिए जब आपका चयापचय क्रिया, मतलब अगर आपके अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो जो स्पीड में नॉर्मल चल रही हैं, उन नॉर्मल स्पीड से अगर उनमें वृद्धि हो गई, मान लीजिए ब्लड, आपका जो ब्लड है नॉर्मल, याद रखिए अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आपका हृदय की गति क्या हो जाती है? नॉर्मल बढ़ जाती है ना, एकदम से बिल्कुल उसकी जो आपका 72 से 73 75 जो आपका हृदय धड़कता है 1 मिनट में, वो उससे ज़्यादा धड़कने लगेगा, है ना, उससे जल्दी जल्दी तेज़ 90 हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और लो में थोड़ा कम हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? आपकी क्रिया वृद्धियाँ बढ़ जाती हैं, उसके अंदर की क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे कार्य करने की जो वृद्धि है, सबकी वृद्धि बढ़ जाएगी। फुसफुस, हृदय वाहिका, उनमें ब्लड बहुत जल्दी तेजी से बहने लगेगा। ऊतक, सक्रिय ऊतकों का द्रव्यमान वृद्धि, वो बड़े हो जाए, मतलब उनकी सक्रिय वृद्धि, उनमें फैल जाएंगे, वृद्धि होने लगेगी। त्वरित जो ऊतक संश्लेषण, जल्दी जल्दी ऊतकों का संश्लेषण होने लगेगा, यह उपरोक्त में सभी। तो आप क्या आंसर लगाएंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगी। अगर आपकी चयापचय क्रिया जो है वो उनमें वृद्धि हो रही है तो आपके देखो आपका जो त्वरित जो ऊतक संश्लेषण है वो भी बढ़ जाएगा, द्रव्यमान में भी वृद्धि हो जाएगी, और साथ में जो हृदय और आपकी जो फुसफुसी है और जो आपकी नर्व्स होती हैं, उनकी जो वाहिनियाँ होती हैं, उनमें भी कार्य करने की जो वृद्धि है वो बहुत जल्दी जल्दी कार्य करने लगेंगी, तीव्र गति से करने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करता है। अगर गर्भावस्था
गर्भावस्था के दौरान किसी माता को आयोडीन की कमी हो जाती है तो वो गर्भस्थ शिशु को किस तरीके से प्रभावित करेगा। तंत्रिकीय क्रेटिना मतलब उसकी जो बामनता को प्रभावित करेगा। मूक बधिरता मतलब वो गूंगे हो जाएंगे, है ना। भौनापन मतलब आंखें टेढ़ी हो जाएंगी उनकी, या उपरोक्त में से सभी। तो किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु में आयोडीन की कमी होने से उसे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर एक माता को आयोडीन की कमी हो जाती है। देखिए कल के मैंने क्लास में आपसे एक क्वेश्चन बताया था कि आयोडीन का देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा था, जल, नमक, या आपका तरल पदार्थ, या खाना। तो आपका आंसर मैंने क्या लगवाया था, तो जल्दी से अगर आप लोगों को याद है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में डालिए कि मैंने उसका कल क्या लगवाया था। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त। ये कोई सी भी समस्या आपको बच्चे को देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाकाहारी माताओं में निम्नलिखित में से किसकी कमी संभावना देखने को आपको कमी होने की संभावना अधिक होती है। अगर कोई शाकाहारी माता है, वो शाकाहारी भोजन करती है, क्या उसमें विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, विटामिन C की कमी हो जाएगी, विटामिन E की कमी हो जाएगी, या आयरन की कमी हो जाएगी। चलिए अब इसका बताइएगा। अगर वो शाकाहारी माता है, वो आपके गर्भवती जो महिला है वो शाकाहारी भोजन करती हैं, तो उनमें आपको क्या चीज़ की कमी देखने को मिलेगी। जल्दी से इसका आंसर लगा दीजिएगा कि आप आंसर क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का। क्या उसमें विटामिन B12 की कमी देखने को मिलेगी, विटामिन C की कमी देखने को मिलेगी, विटामिन E की कमी देखने को मिलेगी, या आयरन की कमी देखने को मिलेगी। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी विटामिन B12, है ना। विटामिन किसका, B12 की आपको महिलाओं में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि B12 हमें कहाँ से देखिए आयोडीन हमें कहाँ से मिल रहा था, मछली के तेल से मिल जाता है। आपका विटामिन D जो होता है मछली के तेल से मिल जाता है, और फिर ये से जो भोजन वगैरह जो होते हैं और मांसाहारी उनमें भी हमें B12 देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धनता व्यक्तियों को भोजन प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती है। अंत्योदय जो अन्न योजना है उसके अंतर्गत आपको एक परिवार को कितना किलो अनाज दिया जाता है ये पूछा गया है। 40 किलो, 35 किलो, या आपका 30 किलो, या आपका 38 किलो। अब इसके आंसर दे दीजिएगा कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत एक परिवार को, एक व्यक्ति को कितना भोजन प्रति माह दिया जाता है। कितना भोजन, वो एक व्यक्ति का पूछा है, एक व्यक्ति को कितना दिया जाता है। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इसका। देखते हैं आप लोग क्या आंसर लगाते हुए चल रहे हैं इस क्वेश्चन का। फटाफट सबको आंसर करना है, आंसर सब लगाते हुए चलेंगे और कमेंट बॉक्स में भी डालते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसको 35 किलोग्राम, क्या 35 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति को एक महीने में 35 किलोग्राम क्या दिया जाता है, आपका खाद्यान्न दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका प्रसव पूर्व विकास में शामिल है। प्रसव पूर्व, जो प्रसव पूर्व विकास होता है उसमें क्या शामिल है, गर्भधारण पूर्व अवधि, भ्रूणीय अवधि, गर्भज अवधि, या उपरोक्त में से सभी। अब इसका आंसर दे दीजिएगा। ये पहले भी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, पहले भी आप क्वेश्चन सीन को सॉल्व कर चुके हैं और उनसे ही रिलेटिव कुछ क्वेश्चन और नए बनाकर आपके लिए लेकर आए। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इन क्वेश्चंस के, आप आंसर क्या लगाने वाले हैं। सबको ही आंसर करते हुए चलना है, सब लोग आंसर करेंगे भी इन क्वेश्चंस का। देखते हैं कौन कौन क्या क्या आंसर लगाता हुआ चल रहा है। सब लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। मतलब आपका गर्भ धारण पूर्व की अवधि जो होगी वो प्रसव पूर्व अवधि मानी जाएगी, भ्रूणीय अवधि भी, क्योंकि भ्रूण प्रसव के बाद तो भ्रूण रहेगा नहीं, प्रसव के पहले ही रहेगा। गर्भज अवधि, उपरोक्त में से सभी ये आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, कर्ण मूल शोधन, जिसे गलसुआ मम्स बोलते हैं, जो गालों के पास हो जाते हैं, अधिकतम संक्रमकता आपका संक्रमकता के दौरान होती है। किस संक्रमकता के दौरान होती है? सूजन की शुरुआत, मतलब संक्रमक कहाँ से फैल रहा है, सबसे पहले सूजन होगी, क्या सूजन दिखने के बाद, क्या संक्रमक सूजन दिखने के बाद होगा? रोग दमन अवधि, मतलब उसका वो पूरे खत्म हो जाएगा, इसके बाद संक्रमक दिखेगा, क्या उसका? रोग पूर्व लक्षण अवधि, और रोग पूर्व मतलब रोग के पूर्व भी इसके
किसके लक्षण दिखने लगेंगे। अब इसका आपको आंसर देना है, मतलब आपको संक्रमक कब से दिखने लगेगा, क्या वो सूज जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि संक्रमक हो रहा है, सूजन दिखने के बाद पता चलेगा क्या, रोग दमन के बाद रोग खत्म हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा क्या, या रोग पूर्व लक्षण से। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 168 का। देखते हैं 168 का आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं। सब लोग आंसर ध्यान से लगाते हुए चलेंगे, फटाफट आंसर देते हुए भी चलेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, सूजन की शुरुआत से हमें पता चल जाएगा, धीरे धीरे वहाँ पे लाल होने लगेगा और धीरे धीरे हमको दर्द होने लगेगा और सूजन होने लगेगी, तो समझ जाइए आपको मम्स यानी गलसुआ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रीडोडर्मा के कारण होता है, फ्रीडोडर्मा किसके कारण होता है आपसे पूछा गया है। खनिजों की कमी से होगा या कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी से होगा, अनावश्यक नॉन इंसेंशियल वसा अम्लों की कमी से होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना अनावश्यक वसा अम्लों की कमी से होगा, कॉम्प्लेक्स जो होगा आपका विटामिन की कमी से होगा या खनिजों की कमी से। जल्दी से बताइए फ्रीडोडर्मा जो होता है वो किसकी कमी से होता है, फ्रीडोडर्मा। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 169 का आप क्या आंसर लगा रहे हैं, सबको आंसर देते हुए भी चलना है, सब लोग आंसर लगाते हुए भी चलेंगे। देखते हैं आप लोगों के क्या आंसर आ रहे हैं, फटाफट आंसर लगा दीजिएगा। हम भी स्पीड में करते हुए चलेंगे ताकि आपका टाइम भी खत्म ना हो, ख़राब ना हो, और फटाफट आंसर देते। तो ये किसकी कमी से होता है, अनावश्यक वसा अम्लों की कमी से होता है। अनावश्यक जो वसा होता है, नॉन इनेंशियल जो होते हैं, मतलब जो ज़रूरी नहीं होते, उनकी कमी से, अनावश्यक जो होते हैं उनकी कमी से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ये आपका क्वेश्चन 170 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे सकता है की अवधि है। अब बताना है कर्णमूल शोधन यानी गलसुआ, मम्स, टाइफाइड, डिप्थीरिया या टेटनस। चलिए आंसर दीजिएगा, इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे सकता है। अगर हम उसका आक्रमण हमारे शरीर पर हो गया और उसकी एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में बन गई हैं, तो फिर वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, हमारे शरीर में बन जाती है, तो अभी कभी और कभी इस तरीके की बीमारी हमारे शरीर में आती है तो उससे हमारी प्रतिरक्षा कर सकता है। चलिए आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग, फटाफट आंसर लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, टाइफाइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी यानी टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि भोजन में मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक, स्वचालित या गतिशील। अगर आपने भोजन ली लिया है तो लीलने के बाद आप मुंह तक ही भोजन को रख सकते हैं। उसके बाद अगर एक बार आपके जो आपकी भोजन नली में भोजन चला जाता है, यानी जो भी खाद्य पदार्थ है वो चला जाता है, फिर इसके बाद ना तो आप उसे रोक पाते हैं, तो वो क्रिया कैसी होगी, क्या वो ऐच्छिक क्रिया होगी, आपकी इच्छा के अनुसार जाएगा, अनैच्छिक क्रिया होगी, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं जाएगा। अनैच्छिक है मतलब उसे जाना है तो जाएगा, नहीं जाना तो नहीं जाएगा, ऐसा है। ये स्वचालित है कि वो एक बार वहाँ पे उस नली में चला जाता है, इसके बाद वो खुद ही उसे जहाँ जाना होता है अंदर, जैसे आपकी छोटी आंत बड़ी आंत में जाना होता है तो वो अपने आप चला जाता है। या गतिशील होता है कि वो ऊपर नीचे गतिशील करता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन को। जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो स्वचालित होता है। कैसा होता है वो, स्वचालित होता है। मतलब एक बार अगर भोजन, ये आपका मुख होता है, इस मुख से अगर ये भोजन अंदर जा रहा है, ये आपका नली है, तो इस यहाँ तक आप अपने मुंह में रख के चबा के एक समय तक रख सकते हैं। मगर इधर से अगर जाने के बाद भोजन एक बार चला गया तो ये स्वचालित होता है, फिर उसे यहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत यहाँ पे जाता है, फिर इसके बाद उसकी पाचन की क्रिया होती है, इसमें से अवशोषण होता है, फिर इसके बाद जो भी वेस्टेज जो खराब जो आपका भोजन होता है वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों में ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है। अब बता दीजिए कि देखिए हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल आप खा रहे हैं तो इनमें से क्या स्रोत नहीं होता। आहारीय रेशे यानी फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन के मिलता है या विटामिन ए मिलता है। अब आपको ये बताना है इनमें से क्या एक ऑप्शन सही नहीं है। हरी पत्तीदार सब्जियों और फलों में आपको क्या नहीं मिलेगा, ताजे फलों में आहारीय रेशे मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन के मिलेगा या विटामिन आपका ए मिलेगा। अब इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। चलिए जल्दी सब लोग आंसर लगा दीजिएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन, प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको। देखिए हरे पत्तीदार सब्जियां फल वगैरह खाते हैं तो उनमें रेशे हमें मिलते हैं, हमें विटामिन के भी मिलता है और आपको
हरी पत्तेदार सब्जियों से विटामिन ए भी मिलता है और फ्रूट से भी मिलता है, मगर प्रोटीन नहीं मिलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्यूस कोलेस्ट्रम एक पीला गाढ़ा तरल, मतलब माँ का जो प्रथम दूध होता है उनका तरल पदार्थ, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। अब समृद्ध होता है, किससे समृद्ध होता है? प्रोटीन से समृद्ध होता है, इम्यूनोग्लोबिन से समृद्ध होता है, इलेक्ट्रोलाइट से समृद्ध होता है, या उपरोक्त में से सभी से समृद्ध होता है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप इसका आंसर आराम से लगा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा जल्दी जल्दी, आपको क्या लगा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से डी, मतलब उसमें प्रोटीन भी होता है, इम्यूनोग्लोबिन भी होता है और साथ में आपका इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, उपरोक्त में से सभी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन व्यक्ति की पोषण का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है? पोषण का आंकलन अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसकी अप्रत्यक्ष विधि बोला है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष। BMI, MUAC, आयु विशिष्ट मृत्यु दर, मरणशीलता, या जैव रासायनिक आंकलन। अब इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? सब लोग आंसर जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 174 का आप आंसर क्या लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 174 का आंसर आप क्या लगाते हुए चल रहे हैं? चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगा रहे हैं? फटाफट सबको आंसर लगाते हुए भी चलना है। देखते हैं आप लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं, कौन कौन क्या क्या आंसर लगाते हुए चल रहा है इस क्वेश्चन का। चलिए से तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जैव रासायनिक आंकलन कहा जाएगा। यानी इनमें से आप व्यक्ति का जो अप्रत्यक्ष अगर हम पोषण विधि बोलेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? अप्रत्यक्ष, वो जैव रासायनिक हो जाएगी। मगर प्रत्यक्ष कौन सी हो जाएगी? तो BMI विधि आपकी प्रत्यक्ष विधि होती है पोषण के आंकलन की, MUAC भी होती है और वायु विशिष्ट मृत्यु दर मरणशीलता भी होती है। चलिए ये सारी तीनों की तीनों ऊपर की क्या है आपकी? तीनों ऊपर वाली प्रत्यक्ष हैं और ये कैसी है आपकी? अप्रत्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई। देखिए विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होते हैं और एक जल में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। अब देखिए जल में घुलनशील कौन से होते हैं? बी और सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील। जबकि आपका ए, डी, ई और जो के आपके विटामिन होते हैं ये किसमें होते हैं? आपके बसा में घुलनशील होते हैं। किस में होते हैं? बसा में घुलनशील होते हैं। चलिए अब आंसर दे दीजिएगा। आपके सामने आंसर है, जल में घुलनशील पूछा है उसने, तो आप जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं उनके माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? स्वास्थ्य की जांच, प्राथमिक टीकाकरण, पूरक पोषण आहार, उपरोक्त में से सभी। चलिए आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। चलिए आंसर जल्दी जल्दी लगाते हुए चलिएगा कि इसका आंसर आप क्या लगाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? स्वास्थ्य की जांच, प्राथमिक टीकाकरण, पूरक पोषण आहार, उपरोक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब आपको स्वास्थ्य की जांच भी मिलती है, प्राथमिक टीकाकरण भी आपको कहाँ मिलता है? आंगनबाड़ी में मिलता है, और पूरक पोषण जो आहार है वो भी आपको कहाँ मिलता है? आपको आंगनबाड़ी केंद्रों में देखने को मिलता है। चलिए हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बी वगैरह जो होते हैं, वो मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? यकृत, फेफड़े, वृक्क या हृदय। अब इसका आंसर दे दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है। इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत यानी लीवर को क्या करता है? ये आपका हेपेटाइटिस रोग जो हेपेटाइटिस होता है वो इसे क्षतिग्रस्त कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन नहीं पाया जाता, किस इनमें से प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता? रक्त में नहीं पाया जाता, लसिका में नहीं पाया जाता, कोशिका में नहीं पाया जाता, या पित्तरस में नहीं पाया जाता। इसका आंसर दे दीजिएगा। प्रोटीन इनमें से किस में नहीं पाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा कि प्रोटीन इनमें किस में नहीं पाया जाता? रक्त में, लसिका में, कोशिका द्रव्य में, या पित्तरस में। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? देखते हैं आपका आंसर क्या आएगा। फटाफट आंसर लगाते हुए चलना है और सबको ही आंसर देते हुए भी चलना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त। याद रखिएगा रक्त में प्लाज्मा होता है,
जो तरल पदार्थ के रूप में होता है रक्त में। प्लाज्मा में आपके 97 से 98% तक पानी होता है, बाकी अदर उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा रक्त में प्रोटीन नहीं होता। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? गर्भावस्था के दौरान आपके जो महिला हैं उनके स्तनों में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वो किस हार्मोन के कारण देखने को मिलता है? गोनेडोट्रोफिन के कारण, प्रोजेस्टेरोन के कारण, और ओवेरियन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? चलिए जल्दी आंसर आपको सबको करते हुए चलना है। सभी आंसर देते हुए चलेंगे और सबको ही आंसर लगाना भी है। देखते हैं आप लोग क्या आंसर लगाने वाले हैं और आपके क्या आंसर आने वाले हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन किस में होता है? जो स्तनों में परिवर्तन होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? गोनेडोट्रोपिन होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दे दी जाती है? अर्थात कौन सी को महिला को दी जाती है? तो ये दी जाती है ना? आपको इसका आंसर देना है। इनमें से कौन सी आपकी जो है गर्भवती महिला को आप इनमें से कौन सी वैक्सीन दी जाती है? इसका आंसर दीजिएगा। OPV, DPT, TPT या टेटनस, कौन सी दी जाती है? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इसमें से कौन सी महिलाओं को वैक्सीन दी जाती है? चलिए फटाफट आंसर लगा दीजिएगा। आप आंसर क्या लगा रहे हैं? सब आंसर देते हुए भी चलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा DPT। किसका? DPT का टीका दिया। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? तो गर्भवती महिला को DPT का टीका दिया जाता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और आपका टेटनस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोकोफेरल के नाम से इनमें से कौन से विटामिन को जाना जाता है? विटामिन E, विटामिन D, विटामिन C या विटामिन A? अब इसका आंसर दीजिएगा। टोकोफेरोल के नाम से निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को जाना जाता है? इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। आप क्या आंसर लगाते हुए चल रहा है इस क्वेश्चन का? जल्दी जल्दी आंसर लगाते हुए सब लोग चलेंगे। देखते हैं आपके आंसर क्या आ रहा है। आप आंसर लगाते हुए चलिएगा। देखते हैं आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं। फटाफट लगा दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो टोकोफेरोल किसको बोला जाता है? विटामिन E को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? विटामिन E को। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। परिवार कल्याण मंत्रालय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उस कार्यक्रम जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का पूछा है। खेलकूद को बढ़ावा देना, जनसंख्या नियंत्रण, प्राथमिक उपचार, गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इसका आप आंसर क्या लगा रहे हैं? जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है इसका मेन उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा गया है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। मेन उद्देश्य क्या है? इसका आपको आंसर लगाते हुए चलना। फटाफट सब लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, आंसर देते हुए भी चलेंगे। देखते हैं आप लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। क्या है? गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण है। तो जो आपका परिवार कल्याण मंत्रालय है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गंभीर कुपोषण को क्या करना? दूर करना। चलिए नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है। अब पूर्ण गर्भावस्था के दौरान मतलब जो आपका फर्स्ट मंथ से लेके लास्ट मंथ तक जो महिला होती है उसके जो वजन होता है उसमें कितनी वृद्धि होती है? 25 किलो, 20 किलो, 12 किलो या 18 किलो? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? जल्दी से आंसर लगाइएगा इस क्वेश्चन का कि पूर्व गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में कितनी वृद्धि आपको देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 12 किलो। समथिंग 12 किलो वजन में, किलोग्राम वजन में वृद्धि देखी जा सकती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है मगर 12 किलो एक हम नॉर्मल देख सकते हैं, सामान्य औसत दे सकते हैं, इतनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोर अवस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है। जो किशोर अवस्था में जो बालिकाएं होती हैं उनमें कितने आयरन की प्रतिदिन ज़रूरत पड़ती है? आपके 40 से लेकर 45 किलो प्रतिदिन, 30 से लेके आपका 28 से लेके 30 किलो प्रतिदिन, 10 से लेके 15 या 50 से लेके 55 मिलीग्राम प्रतिदिन। कितने मिलीग्राम आपको चाहिए होता है आयरन?
40 से 45 मिलीग्राम, 28 से 30 मिलीग्राम, 10 से 15 मिलीग्राम या 50 से 55 मिलीग्राम। चलिए इसका आंसर लगाइएगा। क्या आप आंसर लगाएंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 28 से 30 क्या चाहिए आपको मिलीग्राम आयरन की डेली ज़रूरत होती है किशोर बालिकाओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसने सहयोग से चलाया गया है? ये पूछा है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया है? तो विश्व बैंक, राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन, केंद्र, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं? फटाफट आंसर देते हुए चलिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी विश्व बैंक। तो जो आपका मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम जो है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। किसके? विश्व बैंक के। चलिए, भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है, भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता, अशिक्षा, उपरोक्त में से सभी। चलिए आंसर दे दीजिएगा कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। चलिए से आंसर दीजिएगा। इसका क्या आप आंसर लगा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी जनसंख्या वृद्धि भी आपके भारत में कुपोषण का कारण है, अज्ञानता भी और अशिक्षा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चलिए आंसर दे दीजिएगा। आपका इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। रॉबर्ट कोच, फिनेल, मैकुलेन या एडवर्ड जेनर। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? देखते हैं 187 क्वेश्चन का आंसर कौन लगाने वाला है। फटाफट आप आंसर लगाते हुए चलिएगा। आप क्या लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर? देखते हैं क्या आने वाला है आपका आंसर। जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा फटाक से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। सबको ही आंसर लगाते हुए चलना है, सब आंसर करते हुए भी चलेंगे। ये नहीं है कि आप आंसर नहीं लगा रहे हैं, सबको ही लगाते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 188 नंबर का क्वेश्चन है कि एड्स का फुल फॉर्म बताना है आपको। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून आपका डिसीज सिम्टम्स, ऑटो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या एंटी इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए आंसर लगा दीजिएगा। इसका ज़्यादा कठिन नहीं है, पहले भी पढ़ा चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। अभी तक आपने अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दें क्लास को, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए जाइएगा। पूरे आपके जो 50+ क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको ही आपको सॉल्व करना है। 50+ 60 क्वेश्चंस आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। फटाफट रिवीजन चल रहा है हमारा, और अभी तक आपने अगर शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दें। क्लास को लाइक करना ना भूलें। आप लोग पढ़ते हैं पर लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें क्लास को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आपका एड्स का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ठंडी जलवायु प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं, मान लीजिए जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, ठंडा प्रदेश होता है, वहाँ ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, समान होती है, अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। अब ये बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर लगाइए कि कम होती है, सामान्य होती है, इनमें से कोई नहीं है, अधिक होती है। देखते हैं आप आंसर क्या लगाते हुए चल रहे हैं। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम होती है। ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाला रोग बताना। आयोडीन की कमी से, अगर किसी बच्चे में आयोडीन की कमी हो गई है तो उसमें जो रोग होगा स्कर्वी होगा, क्वासिकर होगा, पहला होगा या बेरी। तो बेरी आपको विटामिन बी की कमी से देखने को मिलता है, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से देखने को मिलता है। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा रोग आपको आयोडीन की कमी से देखने को मिलेगा। जल्दी से देखिए, 2 ऑप्शन तो हट चुके हैं, बाकी बचे 2 ऑप्शन। चलिए इनमें से आंसर लगा दीजिएगा। क्या आंसर आप लगाने वाले हैं?
सबको ही लगाते हुए चलना है, सब लोग आंसर देते हुए भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वासिकर रोग। कौन सा हो जाएगा? क्वासिकर रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? पोलियो जो वायरस होता है पोलियो का, वो बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या परिवहन तंत्र? चलिए आंसर दे दीजिएगा इसका जल्दी से। पोलियो का जो वायरस बच्चों का किस तंत्र को प्रभावित कर रहा है आपका? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या परिवहन तंत्र? चलिए आंसर लगा दीजिएगा इसका। क्या आप आंसर लगाएंगे? क्या आपका आंसर आने वाला है? चलिए जल्दी आंसर लगा दीजिएगा। सबको ही आंसर देना है, सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे। ये नहीं कि आप आंसर छोड़ देंगे, नहीं, सबको ही करना है और सब लोग करते हुए भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र को, है ना। पोलियो का जो वायरस होता है वो बच्चे के सबसे ज़्यादा किस तंत्र को प्रभावित कर रहा है? आपका तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। चलिए, महिलाओं की आधारीय जो चपापचय जो क्रियाएं होती हैं वो पुरुषों से तुलना में कैसी होती? कम होती कि ज़्यादा होती है? आपसे ये पूछा गया है। महिलाओं में आपकी जो आधारित चपापचय क्रिया होती हैं वो पुरुषों की तुलना में कैसी होती? कम होती हैं, ज़्यादा? अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है? इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाने वाले हैं, फटाफट लगाते हुए चलिएगा। सबको ही आंसर देते हुए चलना है, सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे। ये नहीं कि आप आंसर नहीं कर रहे हैं, सबको ही करना है। देखते हैं कौन कौन क्या क्या आंसर लगा रहा है, फटाफट आंसर लगा दीजिएगा। अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर इसका राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम होती है। मतलब पुरुषों में चपापचय क्रिया जो होती है वो अधिक होती है और महिलाओं में कैसी होती है? कम होती है। तो महिलाओं में चपापचय क्रिया कैसी होती है? कम। याद रखते हुए चलिएगा, पुरुषों की अपेक्षा। गर्भावस्था की पुष्टि हेतु जांच की जाती है। अब गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कैसी जांच की जाती है? मूत्र की जांच, रक्त की जांच या लार की जांच? चलिए से लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा रहे हैं कि गर्भावस्था की पुष्टि हेतु आपकी जांच की जाती है। 15 सेकंड आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 10 सेकंड बचे हैं। जल्दी फटाफट आंसर लगाते हुए चलिएगा। आपका क्या आंसर आ रहा है? सबको ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 193 का आंसर देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में सबसे पहले डालता है। देखते हैं, फिर उसका जल्दी से बताइएगा कौन डालता है। आंसर हो जाएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मूत्र की। तो गर्भावस्था की पुष्टि के लिए किसकी जांच की जाती है? यूरिन टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? यूरिन टेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है। पूर्ण गर्भावस्था की अवधि, चलिए 295 दिन, 280 दिन, 288 दिन या 290 दिन? चलिए आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? सब लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, फटाफट आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाते हुए चल रहे हैं? सबको ही देना है, सब लोग आंसर लगाते हुए भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आंसर नहीं कर रहे हैं, सबको ही करना है, सबको सॉल्व करते हुए चलना है। जल्दी से, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है आपकी? 295 दिन, 280 दिन, 288 दिन या 290 दिन? जल्दी से, टाइम खत्म हो चुका है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। तो 280 दिन होती है। कितनी होती है? 280 दिन होती है। इससे ज़्यादा नहीं होता है और इससे कम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास हेतु के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन होना चाहिए। अब बताइए कि गर्भस्थ शिशु में पूर्ण विकास, जो गर्भ में शिशु है उसके पूर्ण विकास के लिए जो आपकी गर्भवती स्त्री है उसका भोजन होना चाहिए। कैसा भोजन होना चाहिए? उच्च प्रोटीन युक्त होना चाहिए, उच्च कैल्शियम युक्त होना चाहिए या उपरोक्त में से दोनों होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। चलिए से लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा रहे हैं आप लोग। जल्दी सब लोग, आई होप आप सही आंसर लगाते हुए चलेंगे कि उच्च प्रोटीन युक्त उसे भोजन देना, उसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए, उच्च कैल्शियम युक्त होना चाहिए। अभी हमने देखा था उसको 600 मिलीग्राम आपको क्या रोज़ क्या देना पड़ता है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है एक गर्भवती स्त्री को। ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। चलिए से आंसर लगा दीजिएगा। आप लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं? सबके आंसर आने चाहिए। जितने लोग क्लास देख रहे हैं
प्लीज़ सब लोग आंसर किया करें, सब लोग लाइक भी किया करें और साथ में कमेंट भी किया करें कि क्लास कैसी लग रही, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, इनके बारे में भी हमें बताया करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों। तो उसे प्रोटीन युक्त भी, हमें अच्छा प्रोटीन युक्त भी भोजन देना पड़ेगा और अच्छा कैल्शियम युक्त भी देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? अब आपको ये पूछा गया है, एक साधारण क्रियाशील, जो साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने, मतलब जो आपकी हाउसवाइफ हैं, जो रेगुलर जो काम कर रही हैं उतना ही काम करती हुई आ रही हैं, और उनको अब हम डेली कितना अनाज प्रतिदिन देंगे? 400 ग्राम, 80 ग्राम, 60 ग्राम या 70 ग्राम? चलिए आंसर दे दीजिएगा इसका। देखते हैं आप लोग इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं। सब लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, सब लोग आंसर देते हुए भी चलेंगे। सबको आंसर देना है, सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 400 ग्राम। कितना? 400 ग्राम उसे अनाज की आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टिटनेस रोग का कारण है, अब बताइए टिटनेस रोग का क्या कारण है? डिप्थीरिया, बेसिलाई है, या बिब्रो कॉलेरी है, या आपका क्लेस्ट्रीडियम टेनी है? इनमें से कोई नहीं, मतलब टिटनेस इनमें से किसके कारण होता है? कौन से अब बताना है आपको, टिटनेस किसके कारण होता है? डिप्थीरिया आपका बेसिलाई के कारण, बिब्रियो कॉलेरी के कारण होता है, या आपका कॉलेस्ट्रियम टिटेनी के कारण होता है? चलिए आंसर दे दीजिएगा, चलिए फटाफट आंसर सबको लगाते हुए चलना है। देखते हैं आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। सबके आंसर आने चाहिए, सबको ही आंसर देते हुए चलना है। चलिए टाइम खत्म होते जा रहा है आपका। सबको ही आंसर करना है। देखते हैं कौन कौन के क्या क्या आंसर आएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉलेस्ट्रियम टिटेनी। इसके कारण क्या हो जाता है? आपका टिटनेस हो जाता है। क्या हो जाता है? आपको टिटनेस हो जाता है। तो गर्भवती स्त्री को भी क्या दिया जाता है? डीपीटी का टीका दिया जाता है, और नॉर्मली 6 महीने में आप लोगों को टिटनेस इंजेक्शन लगवाते रहना चाहिए, ताकि अगर आपको किसी भी चीज़ से लग जाती है और कोई वायरस संक्रमित होता है टिटनेस से, तो आप उससे बच सकते हैं। तो हर 6 मंथ में इसका इंजेक्शन लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? आपको बताना है ऊर्जा की। कैलोरी, जूल, वाट, या आपका किलो वाट? तो आपका ऊर्जा का कैलोरी होता है, जूल होता है, वाट होता है, या किलो वाट होता है? चलिए बताइए क्या होता है ऊर्जा का मापन? जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा, फटाफट आंसर सबको करते हुए चलना है। देखते हैं कौन कौन के क्या क्या आंसर आ रहे हैं। जल्दी से लगाइएगा, आप क्या आंसर लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जूल। तो याद रखना, ऊर्जा की मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? SI जो आपका यूनिट होती है, कौन सी SI यूनिट होती है, वो क्या है? इसकी जूल है। क्या है? जूल है। ये आपको याद रखते हुए चलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्नीसियस एनीमिया जो होता है वो बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन में लेना आवश्यक होता है। मतलब जो पार्नीसियस जो आपका एनीमिया होता है, उससे बचने के लिए एक गर्भावस्था, मतलब जो गर्भवती माता होता है, उसे किस चीज़ की आवश्यकता होती है? विटामिन B12 की, विटामिन D की, या विटामिन K की? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। क्या आप आंसर लगा रहे हैं? थोड़ा सा ट्रिकी आंसर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आई होप आप लोग लगा पाएंगे इसका आंसर। और जिनको नहीं आ रहा है, बस थोड़ी देर बाद मैं आंसर लगाती हूँ, तो फिर आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। आप लोग आंसर क्या लगाते हुए चल रहे हैं? सबको ही लगाते हुए चलना है, सबको देते हुए भी चलना है। देखते हैं आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विटामिन B12। यानी विटामिन B12 से हम बस पार्नीसियस जो एनीमिया है उससे बचा जा सकता है। और अभी हमने देखा था कि जो शाकाहारी महिला होती है उनमें ज़्यादातर किसकी कमी हो जाती है? B12 की कमी हो जाती है गर्भवती स्त्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 200 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। अभी तक हम 200 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, और उससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। मगर अभी ये जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें आज का अभी हमने देखा है 4 दिन से 200 नंबर का सीरीज चल रही है। चलिए देखते हैं इसके आगे कि गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की आवश्यकता की
पूर्ति हेतु क्या लेना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की पूर्ति के लिए क्या लेना चाहिए? दूध तथा दूध से बने पदार्थ, आपका बंद गोभी, अंडा या उपरोक्त में से सभी। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 200 का आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? जल्दी से लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या लगाने वाले हैं? जल्दी से लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 200 का आप क्या लगा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर उपरोक्त में सभी। तो कैल्शियम के लिए आपको दूध भी लेना पड़ेगा, दूध से बने पदार्थ भी, बंद गोभी यानी जो आपका फूल गोभी होती है, बंद पत्ता गोभी जो होती है, बंद गोभी वो लेना होगा, और अंडे भी आपको लेना होगा, और उपरोक्त में से सभी। कुपोषण का अर्थ होता है, कुपोषण का अर्थ क्या होता है? अतिपोषण, अल्प पोषण, उपरोक्त में से दोनों, या आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। कुपोषण का अर्थ क्या होता है? अतिपोषण, कम पोषण, उपरोक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप क्या लगाने वाले हैं? सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे, आंसर लगाते हुए भी सबको ही चलना है। देखते हैं कौन कौन क्या क्या इसका आंसर लगाते हुए चल रहा है। चलिए आंसर दे दीजिएगा। क्या आपका आंसर आने वाला है? फटाफट आंसर दे दीजिएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका उपरोक्त में से दोनों। यानी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अति मात्रा में पोषण मिल रहा है तो भी कुपोषण हो जाएगा, और कम मात्रा में मिल रहा है तो भी कुपोषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं, शरीर में आप किसी रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, निसंक्रमण कहते हैं, दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिएगा। 15 सेकंड आपके चालू हो चुके हैं, आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। देखते हैं इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाते हुए चलेंगे। सब लोग फटाफट सबको आंसर करना है, आंसर लगाते हुए भी सबको चलना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रोग आपका प्रतिरोधक क्षमता। क्या हो जाएगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है? मीजल्स का टीका जो लगाया जाता है बालक को वो कब लगता है? 5 माह में, 3 माह में, 9 माह में, या आपका 4 माह में? चलिए आंसर दे दीजिएगा। मीजल्स का टीका कब लगता है बच्चे को? 5 माह में, 3 माह में, 9 माह में, या 4 माह में? जल्दी से आंसर इसका देते हुए चलिएगा। मीजल का टीका बच्चों को कब लगता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 माह के जो बच्चा होता है उसको क्या लगाया जाता है? मीजल्स का टीका लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? मीजल्स का टीका लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंधेपन को दूर करने हेतु भारत सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? क्या बोला उसने? कि अंधेपन को दूर करने हेतु भारत सरकार ने आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? 1970, 1985, 1990, 1975? चलिए आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आप आंसर क्या लगा रहे हैं? कि भारत सरकार द्वारा अंधेपन को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, और वो किस वर्ष चलाया गया था आपसे पूछा गया है। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 1970। क्या हो जाएगा? 1970। तो 1970 में भारत सरकार ने अंधेपन को दूर करने के लिए आपका क्या चालू करा था? तो आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू किया था। क्या किया था? राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू किया था। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था? ये इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इसका, कि इसका आंसर क्या होगा? कि बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, या किशोरावस्था? जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों को क्या कहेंगे? जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। आप लोगों के आंसर्स क्या आ रहे हैं?
सबके आंसर आने चाहिए। देखते हैं कौन कौन क्या क्या आंसर लगाते हुए चलेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, शैशवावस्था। याद रखिएगा, जन्म से लेकर 1 साल तक के बच्चे को शैशवावस्था कहा जाता है। इसके बाद आपकी बाल्यावस्था आती है 13-12 तक, और 12 के बाद किशोरावस्था 18 वर्ष तक चलती है। स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? अब आपसे पूछा है स्कूल मध्यांतर जो भोजन होता है उस कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? 1961, 1999, 1990 या 1992? चलिए आंसर दे दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा? सबको देना है इसका आंसर, फटाफट आंसर दे दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1961। और आपका मध्यांतर भोजन आपसे पूछे मध्याह्न भोजन, तो वो 1995 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1995 में स्टार्ट किया गया था मध्याह्न भोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ICMR के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? अब ऊर्जा पूछी गई है। कैल्शियम हमने बता दिया है, फिर इसके बाद अनाज हमने 400 ग्राम बता दिया है। आयरन की कितना आयरन चाहिए होता है उनको, तो कैल्शियम कितना था आपका? कैल्शियम था 600 ग्राम। फिर इसके बाद अनाज 400 ग्राम। अब पूछ रहा है ऊर्जा कितनी कैलोरी ऊर्जा उसे चाहिए होती है? तो कितनी कैलोरी ऊर्जा? 300 कैलोरी प्रतिदिन, 800 कैलोरी प्रतिदिन, 1000 कैलोरी प्रतिदिन या 600 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए होती है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। ICMR के अनुसार इसका आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा। क्या लगाने वाले हैं? ICMR के अनुसार एक महिला को कितना आप देंगे? जल्दी से आंसर इसका देते हुए चलिएगा। क्या आपका आंसर आ रहा है? सबको आंसर करना है, सब लोग आंसर लगाते हुए भी चलेंगे इस क्वेश्चन का। देखते हैं आप लोग क्या क्या आंसर लगाते हुए चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? 300 कैलोरी। कितनी? 300 कैलोरी प्रतिदिन इसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें से कौन सा है कम मात्रा में हमें चाहिए होता है? पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम या आयरन यानी लोहा? इसे बता दीजिए कि इनमें से कौन सा हमें सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होता है। चलिए जल्दी से, टाइम स्टार्ट हो चुका है, 15 सेकेंड के स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं। फटाफट आंसर लगा दीजिएगा। आपका आंसर क्या आने वाला है? चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आयरन यानी लोहे की हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना? इनमें से आपको बताना है कौन सी बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना। एड्स, टिटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी। देखिए टिटनेस और डिप्थीरिया का टीका तो लगता है, DPT का टीका लगता है। अब आपको इनमें से आंसर देना है एड्स या काली खांसी। इसमें इन दोनों तो आंसर है नहीं, इनमें से बताना है कौन सा आंसर राइट होगा आपका, एड्स या काली खांसी। चलिए आंसर दे दीजिएगा इसमें। क्या आपका आंसर आने वाला है इसमें? चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, काली खांसी। काली खांसी का टीका अभी तक नहीं बना है, मतलब एड्स का भी टीका है, टिटनेस का भी है और आपका डिप्थीरिया का भी है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस किस रोग में प्रभावकारी है? ट्यूबरकुलोसिस किस रोग के प्रभावकारी है? कुष्ठ रोग, तपेदिक या पोलियो या डेंगू? मतलब ट्यूबरकुलोसिस के कारण कौन सा रोग हो रहा है, सिंपल पूछा गया, आंसर दे दीजिएगा इसका कि कुष्ठ रोग है, तपेदिक है, पोलियो है या डेंगू है। चलिए आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्या आप आंसर लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन का? फटाफट आंसर सबको ही लगाते हुए चलना है। देखते हैं आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस टीबी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि जन्म से 4 माह तक के बच्चों का आहार होना चाहिए। जन्म के 4 माह तक के जो बच्चे हैं उनका आहार कैसा होना चाहिए? ठोस, अर्ध ठोस, पूरक आहार या माँ का दूध? चलिए आंसर दे दीजिएगा इसका कि जो आपके जन्म से लेके 4 माह तक के जो बच्चे होते हैं उनका भोजन कैसा होना चाहिए? क्या उन्हें ठोस, बिल्कुल ठोस भोजन देना चाहिए या उनको अर्ध ठोस भोजन देना चाहिए या पूरक आहार देना चाहिए या माँ का दूध पिलाना चाहिए? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जांच जा सकती है। क्या? टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? BCG वैक्सीन द्वारा, MDT द्वारा, डॉट्स द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका टीबी होता है उसकी प्राथमिक जो रोकथाम स्टार्टिंग में ही अगर रोकथाम की जाए तो किसके द्वारा की जाएगी? वैक्सीन से, या उसके बाद आपका MDT द्वारा, या डॉट एक मिशन होता है डॉट मिशन उसके द्वारा, या इनमें से कोई के नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वैक्सीन द्वारा। प्राथमिक अगर रोकथाम करना है तो आपका BCG का क्या लगता है? टीका लगता है। BCG का टीका लगता है, इसके द्वारा इसकी प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण विभाग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कल्याण विभाग द्वारा की गई थी। और ये किस वर्ष की गई थी? बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत 1998 में, 1988 में, 1997 में, या आपका 1970 में। चलिए इसका आंसर दीजिएगा कि बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत, जो बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1998 में, 1988 में, 1977 में, या 1970 में। चलिए इसका आंसर क्या होने वाला है ये बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1990 मतलब 90 मतलब 1970 में किसकी शुरुआत की गई थी? बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखना है। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? पोलियो मलाइटिस, पोलियो कवरेज, पोलियो स्कूलर, या पोलियो स्पूलर। चलिए इसका आंसर दीजिएगा कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं कि पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? पोलियो मलाइटिस, पोलियो कवरेज, पोलियो स्कूलर, पोलियो स्कूमन। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप आंसर क्या देने वाले हैं इसका। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पोलियो मलाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? टाइफाइड जब हो जाता है तो उसमें शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो फेफड़े, हृदय, यकृत, या आंत। चलिए इसका आंसर दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा टाइफाइड में कौन सा अंग आपको प्रभावित देखने को मिलता है। इसमें से आंसर आपको देना है। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर लगा दीजिएगा। इसका आंसर क्या लगा रहे हैं? टाइम भी खत्म होता जा रहा है। कि टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? फेफड़े, हृदय, यकृत, या आंत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंत। सबसे ज़्यादा टाइफाइड से क्या प्रभावित होती हैं? आंतें आपकी प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। BCG का टीका किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कैंसर, हैजा, पोलियो, या तपेदिक, या क्षय रोग। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इसका। अभी हमने 3 क्वेश्चन पहले ही इसे सॉल्व किया है। चलिए अब आप आंसर बहुत अच्छे से इसका लगा सकते हैं, बहुत ईजी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी तपेदिक। BCG का अभी हमने देखा था ना, प्राथमिक देखभाल रोकने के लिए तपेदिक, हम अगर ट्यूबरकुलोसिस को रोकेंगे तो किसके द्वारा रोक सकते हैं? टीबी को। तो आप BCG का टीका लगाकर प्राथमिक तौर पर उसे रोक सकते हैं। शरीर का तापक्रम बुखार बढ़ने पर चयापचय जो क्रियाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं? कोई परिवर्तन नहीं होता, घटती हैं और फिर कभी बढ़ती हैं, कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं। अब आपको इसका आंसर देना है। अगर आपको बुखार हो गया है तो आपकी जो चयापचय क्रियाएं हैं वो किस तरीके से या तो बढ़ जाएंगी या तो कम हो जाएंगी, या इनमें से कोई नहीं, ये कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप क्या आंसर लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी बढ़ती हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ढाई माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है। अब बताइए, 2.5 माह का जब बच्चा हो जाता है उसको कौन सा टीका लगता है। डीपीटी का द्वितीय टीका, डीपीटी का प्रथम टीका, खसरा का टीका, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने मम्स का टीका देखा था, वो 9 माह में लग रहा था। अब आपसे पूछा गया है कि 2.5 माह में कौन सा लगेगा। डीपीटी का लगेगा, द्वितीय टीका लगेगा, डीपीटी का प्रथम टीका लगेगा, या खसरे का टीका लगेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डीपीटी का कौन सा लगेगा, द्वितीय टीका लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खसरा रोग किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अब ये बताना, खसरा रोग जो होता है वो किस आयु के बच्चे को सर्वाधिक प्रभावित करता है। 3 माह से आपके 6 माह से 3 माह के बच्चों को, 0 से लेके 6 माह के बच्चों को, 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों को, 6 माह से लेके 1 वर्ष के बच्चों को खसरा किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को खसरा क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धात्री मात्रा के भोजन में कौन सा पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए। धात्री मात्रा की जो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके भोजन में किसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा अधिक होती है। कैल्शियम, प्रोटीन, उपरोक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। देखते कौन कौन आंसर लगाते हुए चल रहा है। सबको आंसर लगाते हुए चलना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों, मतलब धात्री मात्रा को कैल्शियम और प्रोटीन दोनों की मात्रा की आवश्यकता होती है और दोनों ही भरपूर मात्रा में उसे चाहिए होते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। हमारे 60+ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज 50+ क्वेश्चन, और आज की क्लास में हमारे पूरे 60 क्वेश्चंस थे, इन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको आगे इसी तरीके से और क्लास आने वाली है। हमारे जो 28 तारीख तक हमारी इसी तरीके से रेगुलर आपको क्लास देखने को मिलेंगी, 50+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तक क्लास को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ आगे वाली क्लास में। पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं।